हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, हम लोग गैसीय नियम को पढ़ रहे थे। आज दोस्तों गैसीय नियम की सेकंड क्लास है। प्यारे दोस्तों, आज मैं गैसीय नियम को जितने भी थ्योरी हैं सारे थ्योरी को समाप्त कर दूंगा। उसके बाद से दोस्तों कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बचे रहेंगे कल मैं सारे क्वेश्चंस को गैसीय नियम के करवा दूंगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विलयन। तो प्यारे दोस्तों, गैसीय नियम आपके पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे प्रत्येक साल 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो मिलती रहे आपको सबसे पहले। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, यानी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो दोस्तों समझिएगा, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या होता है। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक गैसों को एक पात्र में इस प्रकार लिया जाए कि वे गैसें आपस में क्रिया ना करें। तो दोस्तों जो उनका परिणामी दाब होता है वह समस्त गैसों के दाबों के योग के बराबर होता है। क्या होता है? समस्त गैसों के दाबों के योग के बराबर होता है। यदि आंशिक दाब क्रमशः P1, P2 और P3 हो तो आपका जो परिणामी दाब P होगा, परिणामी दाब जो P आपका होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 के बराबर होगा। यानी कि क्या, आपको डाल्टन के नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक गैसों को किसी पात्र में आप इस प्रकार लीजिए कि वे गैसें आपस में क्रिया ना करें, तो जो परिणामी दाब होगा समस्त गैसों के दाब के योग के बराबर होगा। इस प्रकार से आपका फार्मूला बनकर आता है P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। यहाँ पर दोस्तों यदि आपके पास 3 गैसें हैं, उनका परिणामी दाब निकालना है तो P1 प्लस P2 प्लस P3 मैंने लिख दिया। यहीं पर दोस्तों अगर 4 गैसें होती तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, और 5 तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5। इस तरीके से आपको पूरी क्लियर हो गया होगा कि डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या होता है। अब दोस्तों आपको समझना है आंशिक दाब क्या होता है। आंशिक दाब क्या होता है? तो दोस्तों किसी गैस का ताप व आयतन, यदि किसी गैस का ताप व आयतन गैसीय मिश्रण के ताप व आयतन के बराबर हो जाता है तो इस कंडीशन में जो उस गैस का दाब होता है वही आंशिक दाब होता है। क्या मैंने बोला? मान लीजिए कोई ए आपका गैस है, ओके, और एक मिश्रित है, ओके, समझिएगा ध्यान से। किसी गैस, मान लिया ए गैस है, इसका ताप T और ताप और आयतन भी। किसी गैस को मैंने मान लिया ए, इसका ताप और आयतन। मिश्रित गैस को मैंने M माना है, इसका ताप और आयतन। यदि इसके ताप और आयतन और मिश्रित गैस के ताप और आयतन आपस में बराबर हो जाए तो जो इस गैस का दाब होगा वही आंशिक दाब होता है। ओके, तो इस तरीके से आपको आंशिक दाब समझ में आ गया होगा। अब प्यारे दोस्तों मैं बताता हूं कि किसी भी गैस का आंशिक दाब आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो आंशिक दाब ज्ञात करने के नियम देखिएगा। आंशिक दाब ज्ञात करना, आंशिक दाब ज्ञात करना। तो दोस्तों आंशिक दाब ज्ञात करने के लिए मान लिया कि मिश्रण का दाब मैंने मान लिया P है, ओके। अब मिश्रण में कुल अणुओं की संख्या N है। मिश्रण में
कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या आपका n है। और प्यारे दोस्तों, जिस गैस का आपको आंशिक दाब ज्ञात करना है उसमें अणुओं की संख्या मैंने मान लिया n1। अज्ञात गैस में कुल अणुओं की संख्या n1 है। क्या? अज्ञात गैस के कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या n1 मैंने मान लिया। ओके, यहां तक तो आपको क्लियर होगा। प्यारे दोस्तों समझिएगा, मैंने मान लिया कि जो मिश्रण का दाब है P है और मिश्रण में कुल अणुओं की जो संख्या है n है। ओके, और जिस गैस का आपको आंशिक दाब ज्ञात करना है उसमें मैंने मान लिया कि कुल अणुओं की संख्या n1 है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर आपका हो जाएगा P1 बराबर P गुणे n1 अपान n। P1 बराबर हो जाता है आपका P गुणे n1 अपान n। P आपका क्या है? मिश्रण का दाब, और n आपका क्या है? मिश्रण में कुल अणुओं की संख्या, और जो n1 आपका है अज्ञात गैस के कुल अणुओं की संख्या। यानी जिस गैस का आपको आंशिक दाब ज्ञात करना है उसमें अणुओं की संख्या n1 है, तो आपको आंशिक दाब ज्ञात करना है। तो जिस गैस का आंशिक दाब ज्ञात करना है उसको मैंने मान लिया P1 है, तो P1 बराबर हो जाता है P गुणे n1 अपान n। ओके, अब दोस्तों आपका अगला टॉपिक है ग्राहम का विसरण नियम। तो समझिएगा कि ग्राहम का विसरण नियम होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि गैसों का विसरण क्या होता है, उसके बाद से आप समझिएगा कि ग्राहम का विसरण नियम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि किसी भी गैस का विसरण क्या होता है। तो दोस्तों, गैसों का वह गुण जिसके कारण वह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक दूसरे से मिलने की प्रवृत्ति रखते हैं उसको हम बोलते हैं गैसों का विसरण। तो प्यारे दोस्तों, गैसों में एक ऐसा गुण होता है जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक दूसरे से मिलने की प्रवृत्ति रखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक दूसरे से मिलने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसको हम बोलते हैं गैसों का विसरण। ओके, अब आइए समझते हैं ग्राहम का विसरण नियम। तो प्यारे दोस्तों, ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार, ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार किसी भी गैस का विसरण दर घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार किसी भी गैस की विसरण दर, जो विसरण दर होती है वह घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विसरण दर जो आपका होता है वह घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि मैंने मान लिया किसी गैस का विसरण दर R है और घनत्व D है, तो आपका हो जाएगा R बराबर, R व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1 अपान D। R व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1 अपान रूट ओवर D। ओके, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। यदि दोस्तों दो गैसों की बात किया जाए, एक गैस का विसरण दर व घनत्व R1 और D1 हो, एक गैस का विसरण दर, मान लिया मैंने पहली गैस का विसरण दर R1 और घनत्व D1 हो, और दूसरी गैस का विसरण दर R2 और घनत्व D2 हो, तो इस कंडीशन में आपका फार्मूला क्या बनेगा? तो आपका हो जाएगा R1 बट्टे R2 बराबर हो जाएगा, क्या होगा? R1 बट्टे R2 बराबर आपका हो जाएगा D2 अपान D1, D2 अपान D1, रूट ओवर D2 अपान D1। एक ऐसे होता है, देखिएगा जैसे आपका ये है। ओके, अगर मैं R1 की जगह पर प्यारे दोस्तों मैं 1 अपान D1 लिखता और R2 की जगह पर 1 अपान D2 लिखता, तो आपका D2 ऊपर जाता है तो D2 ऊपर चला आया, और 1 गुणे D1 तो D1। तो इस प्रकार से आपका D2 अपान D1 हो जाएगा, यानी R1 अपान R2 बराबर रूट ओवर D2 अपान D1 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये जो आपका
फार्मूला है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैक्सिमम दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं। आगे समझिएगा, आगे आपका यदि अणुभार के सेंस में पूछ लिया जाए, आपका होता है अणुभार बराबर, अणुभार को m से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 गुणे होता है वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व। ओके, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो R1/R2 बराबर रूट ओवर m2/m1 आ जाएगा, जहां m2 जो होगा दूसरे गैस का अणुभार होगा, जो m1 होगा पहले गैस का अणुभार होगा। फिर से समझिएगा, जो आपका m1 है पहले गैस का अणुभार होगा और जो m2 है दूसरे गैस का अणुभार होगा। तो अगर घनत्व के सेंस में उनको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछना होगा तो आपको फार्मूला यह लगाना है कि R1/R2 बराबर रूट ओवर d2/d1। यदि अणुभार के सेंस में पूछते हैं तो R1/R2 बराबर रूट ओवर m2/m1, क्या होगा, रूट ओवर m2/m1। ओके, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं, इसी में समझिएगा, आपका होता है R बराबर V/T, जहां पर V क्या है, आयतन है, क्या है, आयतन, और T क्या है, समय है। तो इस सीक्वेंस में अगर हम फार्मूले को ड्राइव करते हैं तो आपका हो जाएगा R1/R2 बराबर, तो R1 के लिए V1/T1 यानी V1/T1 ले लिया। अब R2 के लिए क्या लेंगे, V2/T2, तो क्या हो जाएगा V2/T2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, R1/R2 बराबर आ जाएगा V1T2 अपन T1 गुणे V2, T1 गुणे V2। ओके, तो R1/R2 बराबर आपका आ जाता है V1T2 अपन T1 गुणे V2। तो प्यारे दोस्तों, जितने भी फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, इसको 1 से 2 बार आप अच्छी तरीके से देखते हैं तो पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम में छूटेगा भी नहीं। तो दोस्तों, गैसों की आणविक गतियां में पहला टॉपिक आपका है वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल वेग, मूल वेग यानी क्या, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्या, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, तो आइए समझते हैं वर्ग माध्य मूल वेग। तो दोस्तों, जो आपका वर्ग माध्य मूल वेग होता है इसको VRMS द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, क्या, वर्ग माध्य मूल वेग को VRMS द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका VRMS होता है रूट ओवर 3RT/m होता है। ओके, जो VRMS की वैल्यू होता है रूट ओवर 3RT/m के बराबर होता है। यदि 2 गैसें हो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रथम गैस का ताप T1 व अणुभार m1 हो और द्वितीय गैस का, ये प्रथम गैस का है, प्रथम गैस का ताप T1 और अणुभार m1 है और द्वितीय गैस का ताप T2 और अणुभार m2 हो, तो इस कंडीशन में आपका जो VRMS 1 इसको मान लेता हूं और सेकेंड वाले को मैं मान लेता हूं VRMS 2 का वैल्यू क्या होगा देखते हैं। तो 3RT/m होता है। इसमें जो प्यारे दोस्तों, जो आपका R होता है एक कांस्टेंट होता है, जो R का मान होता है 8.314 जूल प्रति केल्विन मोल होता है, केल्विन मोल होता है। इसको मैंने दोस्तों कल के वीडियो में बता दिया था, यानी गैसी नियम के पार्ट 1 में पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया था। तो दोस्तों, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ से आपका बनकर आता है m2 T1 अपन m1 T2। ओके, तो यहाँ से आपका VRMS 1 और VRMS 2 का जो वैल्यू आता है m2 रूट ओवर m2 T1 बटे m1 T2। अब आपको
एक कैसे आया इसको मैं अभी बता देता हूं, तो समझ लीजिएगा, साइड में देखिएगा। देखिए VRMS1, ओके, तो हम इसको क्या लिखेंगे, √3 R कांस्टेंट है और 3 भी तो फिक्स है, इसकी वैल्यू 3, इसको T1 ले लिया और इसको मैंने M1 ले लिया। अब सेकेंड केस के लिए क्या लेना है, T2 M2, तो हो जाएगा आपका VRMS2 बराबर 3, R कांस्टेंट है तो R ही रखेंगे, और T2 और नीचे लेना है M2, ओके। तो प्यारे दोस्तों इसको तो आप कैंसिल कर सकते हैं दोनों से, ओके। तो आपका हो जाएगा VRMS1 बट्टे VRMS2 बराबर आपका हो जाएगा M2 T1 के साथ जाएगा यानी T1 M2, और जो T2 होगा M1 के साथ जाएगा यानी T2 M1, ओके। T1 M2 और T2 M1, ओके। तो इस तरीके से आपका फार्मूला निकल कर आता है। तो प्यारे दोस्तों ये सारी चीजें जो मैंने डेरिवेशन बताया है यह किसी भी YouTube चैनल पर बताते नहीं है, ये सारी चीजें दोस्तों आपको पेड कोर्स में बताते हैं। तो प्यारे दोस्तों वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर किया कीजिए, जिससे वो अच्छी से अच्छी कंटेंट YouTube पर ही फ्री आपका बिल्कुल फ्री पा सके। तो प्यारे दोस्तों इस तरीके से आपका वर्ग माध्य मूल वेग हो गया VRMS1 बटे VRMS2 बराबर M2 T1 बटे M1 T2। नेक्स्ट टॉपिक आपका है अधिकतम प्रायिकता वेग। अधिकतम प्रायिकता वेग, अधिकतम प्रायिकता वेग यानी क्या, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो प्यारे दोस्तों जो अधिकतम प्रायिकता वेग होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं UMP से, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ओके। जो UMP होता है वो होता है 2RT बटे M। तो दोस्तों आप रिलेट करके दोनों को याद कर सकते हैं। इसके पहले मैंने बताया वर्ग माध्य मूल वेग, तो वहां पर 3RT था, लेकिन अधिकतम प्रायिकता वेग में क्या है 2RT। तो कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखा रखिए कि अगर अधिकतम प्रायिकता वेग पूछता है तो √2RT बटे M होगा। यहीं पर यदि वर्ग माध्य मूल वेग पूछ लिया तो क्या करना है, 2 को 3 कर देना, ओके। तो दोनों को कॉन्सेप्ट की तरीके से याद रखिए कि वर्ग माध्य मूल वेग पूछेगा तो 3RT अपन M होगा, और अधिकतम प्रायिकता वेग पूछेगा तो 2RT अपन M होगा, ओके। अब दोस्तों यदि दो गैसों की हम बात करते हैं तो यदि पहले गैस के लिए ताप व अणुभार T1 व M1 हो, ताप T1 व अणुभार M1 हो, और दूसरे गैस के लिए ताप T2 व अणुभार M2 हो, तो इस कंडीशन में आपका फार्मूला क्या निकल कर आएगा, UMPN1 डिवाइडेड बाई UMP2 बराबर हो जाएगा √, अभी इसके पहले मैंने आपको ड्राइव करके बताया कि कैसे फार्मूला आता है, तो बताने की जरूरत है नहीं, तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा यानी M2 T1 बटे M1 T2। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर निकल कर चला आता है अधिकतम प्रायिकता वेग दो गैसों के लिए UMP1 अपान UMP2 बराबर √M2 T1 बटे M1 T2। तो आप दोस्तों इस तरीके से अगर अधिकतम प्रायिकता वेग से क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम में बनेंगे तो दोस्तों 99% यह चांस है कि आपके फार्मूले से ही न्यूमेरिकल आएंगे, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाएगा। बस दो ही कंडीशन है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल पूछने की चांस है इससे, या तो डायरेक्ट फार्मूला रेयर केस में आता है, ओके। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपका थ्योरी पार्ट समाप्त हो गया गैसीय नियम का। गैसीय नियम की जितने भी दोस्तों थ्योरी थी सारे थ्योरी को मैंने पढ़ा दिया। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर दोस्तों बचे क्वेश्चन कल हम लोग कर लेंगे। उसके बाद से कल आपका पूरी तरह से गैसीय नियम समाप्त हो जाएगा
और परसों, कल नहीं परसों, हम लोग दोस्तों बिलियन स्टार्ट करेंगे, बिलियन। तो दोस्तों चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं गैसी नियम का। पहला क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, क्या है आपका, ए तथा बी गैसों का अनुपात 2 तथा 32 है। गैस ए का 100 वर्ग सेमी आयतन विसरित होने में जितना समय लेता है उतने ही समय में बी का कितना आयतन विसरित होगा। ऑप्शन ए आपका है 25 घन सेमी, ऑप्शन बी आपका है 2.5 घन सेमी, ऑप्शन सी आपका है 27 घन सेमी और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय सबसे पहले जितने भी डेटा क्वेश्चन में दिए उसको नोट कर लीजिए। ए और बी है, ओके। तो ए और बी का अनुभार दे दिया है 2 और 32, यानी m1 का मान, m1 का मान 2 दे दिया है और m2 का मान कितना दे दिया, 32, ओके। फिर आगे देखिए, गैस ए का आयतन जो है 100 वर्ग सेमी, यानी VA बराबर दे दिया है 100 वर्ग सेमी। आपको निकालना है V2, ओके। तो सबसे पहले हमको V2 निकालना है, तो सबसे पहले हमको विसरण दर पता होना चाहिए, क्योंकि हमको विसरण दर और V1 V2 में हमको रिलेशन पता है। तो सबसे पहले आपको R1 बटे R2 का मान निकालना पड़ेगा। तो अभी मैंने बताया अनुभार के सेंस में R1 बटे R2 बराबर होता है m2 अपन m1, ओके। m2 का मान कितना है 32, m1 का मान कितना है 2, रूट ओवर लगा दीजिए, 2 से काटेंगे कितना आएगा 16, यानी R1 बटे R2 का मान आपका आ जाएगा 4 बटे, या कह सकते हैं 4:1। अब आपको V2 का मान निकालना है। तो आपको पता है दोस्तों कि R1 बटे R2 बराबर होता है V1 T2 अपान V2 T1, ओके। अब R1 बटे R2 की जगह क्या रखेंगे 4/1, तो यहाँ पर आप रख दीजिए 4/1 और V1 का मान कितना है 100 वर्ग सेमी, तो यहाँ पर आपको 100 रख देना है। और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जितना समय लेता है उतने ही समय बी लेता है, यानी ए और बी के समय सेम है, यानी ए टी है तो ए बी टी है, तो टी यहाँ पर भी रख देंगे और V2 का मान आपको निकालना है, टी इसको भी रख दीजिए। क्यों टी लिया जा रहा है, इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ए और बी दोनों में जितना समय लग रहा है वो सेम है। तो टी से आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 से आप काटेंगे 100 को तो 25 आएगा, यानी V2 का जो मान आएगा 25 घन सेमी, ओके। तो आपका इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जितने डेटा दिए उसको नोट कर लेना है। ए और बी दो गैसें हैं, पहले गैस का अनुभार 2 है, दूसरे गैस का अनुभार 32 है। पहले गैस का आयतन 100 वर्ग सेमी है, दूसरे गैस का आपको निकालना है। तो दोस्तों आयतन और विसरण दर में रिलेशन आपको पता है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको विसरण दर निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने निकाल लिया R1 बटे R2 बराबर 4/1। अब दोस्तों आपको पता है R1 बटे R2 बराबर V1 T2 अपान V2 T1, तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका V2 बराबर 25 घन सेमी आ जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि H2 और O2 की विसरण दर का अनुपात है। ऑप्शन ए आपका दिया है 1:8, ऑप्शन बी आपको दिया है 1:16 और ऑप्शन सी आपका दिया है 2:1 और ऑप्शन डी दिया है आपका 4:1। तो प्यारे दोस्तों आपको विसरण दर निकालना है। तो आपको पता है अनुभार के सेंस में आपको विसरण दर पता है कि R1 बटे R2 बराबर होता है √m2 अपान m1, ओके। कौन कौन सी कैसे ली जा रही है H2 और O2, एक H2 लिया जा रहा है और एक O2। तो H2 का अनुभार कितना होगा, इसका द्रव्यमान संख्या 1 होता है तो 2 भाग लिया गया है, तो 2 गुणे 1 यानी कितना हो जाएगा 2। अब देखते हैं O2 का अनुभार कितना होगा। तो O2 का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 16 होता है, तो O का ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16 होता है, तो O2 का द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा 2 गुणे 16 यानी कि 32।
अब यहाँ पर रख दीजिए तो आपका हो जाएगा R1 बट्टे R2 बराबर M2 का मान कितना है 32, तो 32 रख दीजिए। M1 का मान कितना है 2, तो 2 से काटेंगे तो 16। तो R1 बट्टे R2 बराबर, तो दोस्तों रूट ओवर 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4, और यहाँ बचा 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, यानी R1 बट्टे R2 बराबर आपका आ जाएगा, या कह सकते R1 संबंधे R2 बराबर आपका आ जाएगा 4 संबंधे 1, यानी कि इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा। एलपीजी द्रवित गैस है, ऑप्शन ए मिश्रण है, ऑप्शन बी यौगिक है, ऑप्शन सी तत्व है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एलपीजी क्या है? एलपीजी एक प्रकार का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? एलपीजी में एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। तो इस तरीके से आपका एलपीजी एक मिश्रण है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। H2 की विसरण दर एक दूसरी गैस X के विसरण की दर से 5 गुनी है। X का अणुभार है। ऑप्शन ए आपका दे दिया है 10, ऑप्शन बी आपका दे दिया है 25, ऑप्शन सी आपका दे दिया है 50 और ऑप्शन डी दे दिया आपका 100। दो गैसें हैं, एक आपका H2 है और दूसरा X है। ओके, ये बोला जा रहा है कि H2 की विसरण की दर एक दूसरी गैस X की विसरण दर से 5 गुनी है। यानी जो H2 का विसरण दर है X की विसरण दर से 5 गुनी है। यदि हम X का विसरण दर 1 मानते हैं तो हमारा H2 5 होना चाहिए। प्रश्न के अनुसार बोला जा रहा है H2 का जो विसरण दर है वो X की विसरण दर से 5 गुनी है। यानी कि यदि X का विसरण दर 1 है तो H2 का विसरण दर 5 होगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए तो R1 बट्टे R2 बराबर हो जाएगा रूट ओवर M2 अपन M1। तो R1 का मान कितना है 5 रख दीजिए। R2 का मान कितना है 1। अब दोस्तों M2 अपन M1, M2 ये है, यानी इसको जगह पर हम क्या लिख देते हैं Mx, यानी X का अणुभार। Mx मैंने लिख दिया यानी X का अणुभार। अब हमको M1 का अणुभार पता है। M1 का अणुभार आप कितना निकाले 2, क्योंकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 होता है तो इसका 2 भाग लिया जा रहा है, यानी 2 गुणे 1, तो अणुभार कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आपको 2 रख देना है। अब दोस्तों क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देना है। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये रूट से बाहर निकल के चला आएगा, यानी Mx अपन 2। तो इस तरीके से जो Mx का अणुभार होगा 25 गुना कितना होगा 50 होगा, यानी X का जो अणुभार आएगा 50। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 समझिएगा क्या बोल रहा है। उच्च दाब तथा कम ताप पर सभी वास्तविक गैस निम्न में से कैसा व्यवहार प्रदर्शित करती हैं? ऑप्शन ए आपका आदर्श व्यवहार, ऑप्शन बी आपका परिवर्ती व्यवहार, ऑप्शन सी आपका अपरिवर्ती व्यवहार और ऑप्शन डी आपका गैसीय व्यवहार। तो दोस्तों उच्च दाब तथा कम ताप पर सभी वास्तविक गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस गैस मिश्रण पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होगा? ऑप्शन ए आपका दिया है H2 और SO2, ऑप्शन बी आपका दिया है H2 और Cl2 और ऑप्शन सी आपका दिया है H2 और CO2 और ऑप्शन डी आपको दिया है CO2 और Cl2। तो प्यारे दोस्तों इन चारों गैसों के मिश्रण में से आपका जो होगा वह H2 और Cl2 पर डाल्टन के आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होगा, यानी H2 और Cl2 के मिश्रण पर डाल्टन के आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है CO2 और SO2 गैसों की विसरण गतियों का अनुपात है।
ऑप्शन ए आपका दिया है 11 संबंध 4, ऑप्शन बी आपका दिया है 11 संबंध 2, ऑप्शन सी आपका दिया है √11 संबंध 4 और ऑप्शन डी आपका दिया है 4 संबंध 11। तो प्यारे दोस्तों आपको निकालना है उनकी विसरण दर में अनुपात। एक आपका CO2 है और दूसरा आपका SO2 है। ओके, पहला आपका CO2 है और दूसरा आपका SO2 है। तो हमको विसरण दर निकालना है। तो दोस्तों हम अनुभार के सेंस में निकालेंगे। तो सबसे पहले CO2 का अनुभार और SO2 का अनुभार निकाल लीजिए। तो कार्बन का अनुभार कितना होगा? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, उसका अगर आप डबल करते हैं तो वो आपका द्रव्यमान संख्या होता है, वही अनुभार होता है। यानी कार्बन का अनुभार बात करें तो हमारा होगा 6 दूना 12 प्लस। अब बात आती है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का अनुभार कितना होगा? ऑक्सीजन का अनुभार अभी आपने निकाला है 16 दूना 32। तो इस तरीके से आपका 44 हो गया CO2 का अनुभार। अब देखिएगा SO2 का। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, तो इसका अनुभार कितना होगा? 16 गुणे 2 यानी 32। तो सल्फर का जो अनुभार होगा 32 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का अनुभार कितना है? 32, तो 32, तो 32 दूना 64। इस तरीके से CO2 का अनुभार 44 और SO2 का अनुभार 64 आ गया। अब विसरण दर निकाल लीजिए। तो आपका क्या होता है? R1 बट्टे R2 बराबर √M2 अपान M1, M2 अपान M1। M2 का मान कितना है? 64 और M1 का मान कितना है? 44। तो 44 यहाँ पर रख देना है। 4 से काट दीजिए दोनों को। तो 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 16 आपका आएगा और यहाँ पर 11। तो कितना आ जाएगा? 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा और 11 का वर्गमूल नहीं निकलता है, जिसको आप √ओवर में रखिए। तो आपका क्या आ जाएगा? R1 अनुपाते R2 बराबर आपका आ जाएगा 4 अनुपाते √11। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जितने भी क्वेश्चन आपके बचे हैं वो क्वेश्चन मैं कल करवा दूंगा, कल वाली क्लास में। तो दोस्तों मैं हरियंत की बुक से टोटल क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। तो दोस्तों मैटर ये नहीं करता कि आप किस बुक से पढ़ते हैं, मैटर ये करता है दोस्तों कि आप सारे कॉन्सेप्ट को और सारे जितने भी थ्योरी है अच्छी तरीके से समझ कर पढ़िए। तो दोस्तों किसी भी बुक से या कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर आपके पॉलिटेक्निक इंटेक्स एग्जाम में दे दें तो आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से हर एक चीज को समझिए। जो चीज आपको समझ में नहीं आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, उस पर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट बेसिस पे आने वाली वीडियो मिलती रहे आपको सबसे पहले। धन्यवाद।